नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे वाक्य। तो वाक्य टॉपिक कंप्लीट होते ही मैंने आपको बताया था कि भी इससे संबंधित अपन प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद अपन एक क्वेश्चन सीरीज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपन वाक्य टॉपिक पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। किसके साथ? प्रश्नों के साथ। तो चलिए वाक्य और वाक्यों में भी आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्न पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न, और यदि कोई बच्चा ऐसा है जो आज की क्लास में ही जुड़ा है तो वो वाक्यों से संबंधित अपनी क्लास देख ले जो चैनल पर आ चुकी है, ताकि आपके प्रश्न बिल्कुल सही हो सके। तो उसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न। सबसे पहले अपन जीरो से ही उठाएंगे, सरल से सरल प्रश्न। और सबसे सरल प्रश्न कौन सा? कि निम्न में से, या फिर अपन यूं कहें कि वाक्य के प्रमुख कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? आपके सामने विकल्प है ए 2, ब 3, से 4 और द 5। वाक्य के कुल कितने अंग होते हैं? आप इस प्रश्न को अच्छे से समझिए, सोचिए, विचारिए। तब तक मैं दूसरा प्रश्न यहां पर लिख देती हूं। दूसरा प्रश्न यहां पर आपके सामने ये है कि वाक्य के सीता गाना गा रही है। नहीं, पहले प्रश्न ये है, अरे यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? वाक्य है, यानी वाक्य है आपके सामने कि यह क्या हो गया। अब इसमें वाक्य का प्रकार बताना है आपको, कौन सा प्रकार है। यदि अपन विकल्प देखें तो यहां पर विकल्प है निषेधात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है। दूसरा विकल्प है आपके सामने विधानार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है। तीसरा विकल्प आपके सामने है आज्ञार्थक वाक्य है। और चौथा विकल्प आपके सामने है विस्मयार्थक वाक्य है। तो चारों में से कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? जल्दी से यहां पर आप बताइए कि कौन सा सही उत्तर माना जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं वाक्य के अंगों की। तो अपनों ने जब क्लास शुरू की थी तभी देखा था कि भी वाक्य के कुल 2 अंग माने गए हैं। वाक्य के कुल कितने अंग माने गए हैं? 2 अंग। और कौन कौन से? एक तो होता है उद्देश्य, उद्देश्य जिसे अपन कर्ता कहते हैं, और एक होता है विधेय जिसे अपन क्रिया कहते हैं। तो कर्ता और क्रिया, यही 2 वाक्य के अंग होते हैं। हालांकि अंग्रेजी में अलग होता है। अंग्रेजी में अपन 3 अंग मानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से अपन वाक्य को पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंग माने गए हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य में कर्ता को शामिल किया जाता है और साथ साथ कर्ता के संबंध में कही गई सभी बातों को भी शामिल किया जाता है, जबकि विधेय में क्रिया एवं क्रिया के संबंध में कही गई पूरी की पूरी बात को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प माना जाएगा वो ए विकल्प माना जाएगा। अरे ये क्या हो गया? मैंने आपको बताया था जब अपन वाक्य पढ़ रहे थे तो वाक्यों के भेद अपनों ने देखे थे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वहां पर जब अपनों ने वाक्य देखे थे तो वहां पर मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी कि भाई कहीं भी यदि अपन अत्यधिक हर्ष एवं अत्यधिक शोक प्रकट करते हैं तो वहां पर फिर वह वाक्य कैसा वाक्य माना जाता है? विस्मयार्थक वाक्य माना जाता है। अब अरे ये क्या हो गया? अब यहाँ पर अत्यधिक दुख प्रकट किया जा रहा है, अत्यधिक शोक प्रकट किया जा रहा है, और यहां तक कि विस्मय की स्थिति आने के कारण यहाँ पर वाक्य कौन सा माना जाएगा? विस्मयार्थक। यानी यहाँ पर आपका द विकल्प सही माना जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता देती हूँ, ये जो चिन्ह होता है ना,
इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह जहां भी आ जाए वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हुए और विस्मयार्थक वाक्य माने जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए, प्रश्न आपके सामने है, सीता गाना गा रही है। ये वाक्य है, सीता गाना गा रही है। और इसमें अपने को बताना है कि उपयुक्त वाक्य में या निम्न वाक्य में क्रिया के आधार पर भेद का चयन कीजिए। देखिए, वाक्य है और वाक्य में अपने को चयन करना है कि इसमें किस प्रकार का वाक्य है। अब किस प्रकार का वाक्य है, इसमें क्या पूछना चाह रहा है, आप विकल्प के आधार पर समझ सकते हैं। अर्थात यहाँ पर वाच्य पूछना चाह रहा है, कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये लीजिए, ये प्रश्न है, सीता गाना गा रही है और इसमें वाक्य का भेद कौन सा है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि कर्तरी वाच्य है या कर्म वाच्य है, कौन सा भेद यहाँ पर माना जा सकता है। तो जल्दी से यहाँ पर जो भी वाक्य का भेद है वो स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जहां पर क्रिया कर्ता के आधार पर परिवर्तित होती हो तो वहां पर तो कर्तरी वाच्य माना जाएगा। कौन सा वाच्य माना जाएगा, कर्तरी वाच्य माना जाएगा। और यदि क्रिया कर्म के आधार पर बदलती हो तो वहां पर वाक्य किसका माना जाता है, कर्मवाच्य का माना जाता है। ये चीज अपनों ने देखी थी ये, और ये हम जानते हैं। अब अपन क्या कर लेते हैं कि इस वाक्य की परख कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं कि भाई ये किस में जाएगा। देखिए, सीता गाना गा रही है। अब जो सीता है वो गाना गा रही है और सीता क्या है, यहाँ पर कर्ता है। अब कर्ता कौन है, स्त्रीलिंग है, तो अपन इसका लिंग चेंज कर लेते हैं। लिंग इसका क्या करते हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। अब राम गाना गा रही है, सही होगा नहीं, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राम गाना गा रहा है। और जब अपन ऐसे करेंगे कि राम गाना गा रहा है तो यहाँ पर वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के बदलते ही बदल रही है, तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर कर्तरीवाच्य माना जाएगा। तो यहाँ पर कर्तरीवाच्य माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये है, आपके सामने अगला प्रश्न ये है कि लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए। वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो ये एक वाक्य है, लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघुत्तर ही होने चाहिए। इसमें वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो यहां पर अपन देख सकते हैं, पहला विकल्प आपके सामने है, छोटे प्रश्नों के
उत्तर छोटे होने चाहिए, पहला विकल्प है आपके सामने। दूसरा विकल्प आपके सामने जो माना जाएगा वो ये माना जाएगा कि लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए, लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए। और उसके बाद अगला जो विकल्प है वो भी यही है, लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु होने चाहिए। और अंतिम विकल्प आपके सामने है कि लघुत्तर प्रश्नों के अंतिम विकल्प आपके सामने है, इनमें से कोई नहीं। अब आप ये कतई मत समझ लेना कि दो ऑप्शन या तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ऑप्शन अलग अलग है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़कर जवाब देने का प्रयास कीजिए। लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। देखिए यहां पर यदि अपन बात करें लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए, तो देखिए एक शब्द आता है लघु और उसके साथ अपन जोड़ते हैं उत्तर। एक वाक्य में किसी भी प्रकार की गलती हो सकती है, किसी भी प्रकार से वाक्य अशुद्ध हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वाक्य में शब्दों का क्रम विपरीत आ रहा है तभी वाक्य अशुद्ध होगा, तभी वाक्य गलत होगा, या वाक्य में क्रिया का प्रयोग गलत हो रहा है। नहीं, वाक्य में जो शब्द है वो भी अशुद्ध आ सकते हैं, तब भी वाक्य गलत हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए छोटा ऊ है और आगे भी क्या है, छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ जुड़ते हैं तो संधि का नियम यूं कहता है कि बड़ा ऊ बन जाता है। बस वाक्य में मात्र इतनी सी गलती है, यानी यहाँ पर छोटे ऊ की बजाय क्या लगाना है, अपने को बड़ा ऊ लगाना है। इतनी सी गलती है तो यहाँ पर ये जो पूरा वाक्य है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लघुत्तर, इसमें अपनों ने बड़ा कर दिया, लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए, यानी हमारा जो विकल्प है वो ब सही मान लिया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न किस प्रकार से माना जा सकता है या कौन सा आपके सामने प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है इस तरीके से कि ईश्वर सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे, वाक्य का सही प्रकार बताइए। यानी वाक्य का सही प्रकार कौन सा है, कौन सा इसमें अपन मान सकते हैं कि सही वाक्य क्या है। तो यहां पर आपके सामने विकल्प है, ए विकल्प है संकेतवाचक, ब विकल्प आपके सामने है इच्छार्थक, स विकल्प आपके सामने है संदेहार्थक, और द विकल्प आपके सामने है विधानार्थक। ये लीजिए 4 विकल्प है। ईश्वर सबका भला करे, वाक्य में सही प्रकार कौन सा है, संकेतवाचक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य है या संदेहार्थक वाक्य है या विधानार्थक वाक्य है। मैंने आपको बताया था कि कहीं भी इस प्रकार के वाक्य आ जाए कि ईश्वर आपका भला करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप हमेशा सुखी रहे, तो वहां पर हमेशा ही इच्छार्थक वाक्य माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे
और इसी के साथ इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले वाक्य की। अगला प्रश्न कौन सा है? देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न है आपके सामने आज की क्लास में। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। वाक्य का मिश्र वाक्य बनाइए। इसका यूं भी आ सकते हैं, इस प्रकार से भी इसकी भाषा आ सकती है कि वाक्य का मिश्र रूप होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, चाहे ऐसा का ऐसा प्रश्न आ जाए। और आपके सामने विकल्प कौन सा है? विकल्प है ए। उसने कहा मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष हूं। ठीक है। दूसरा वाक्य है आपके सामने, उसने कहा कि वह निर्दोष घोषित हुआ। तीसरा विकल्प आपके सामने है, उसने कहा कि वह निर्दोष घोषित किया जाए। अंतिम विकल्प आपके सामने है कि उसने कहा कि मैं अपने आप को निर्दोष घोषित कर रहा हूं। जल्दी से वाक्य को ध्यान से पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न में सही विकल्प का चयन करते हुए उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, मिश्र वाक्य कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये बात, दो वाक्यों का ऐसा मिला जुला रूप, या अपन यूं कहें कि एक प्रधान वाक्य और अन्य उपवाक्य, अन्य आश्रित उपवाक्य होने चाहिए। और पहली शर्त तो ये होगी कि एक प्रधान वाक्य और अन्य उपवाक्य होने चाहिए, वो भी कैसे होने चाहिए? आश्रित होने चाहिए। दूसरी कि दोनों की दोनों इस प्रकार के वाक्य होने चाहिए कि एक दूसरे पर निर्भर हो, उनको अलग नहीं किया जा सकता। यदि अपन उनको अलग कर भी देते हैं तो वो अपना अर्थ खो देते हैं, अपना रूप, अपना स्वरूप खो देते हैं। तो यहां पर देखिए कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। अब इस वाक्य का अपने को मिश्र वाक्य बनाना है। तो यहां पर देखिए कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। यहां पर की आएगा, सॉरी, कि मैं निर्दोष हूं। और मैंने आपको बताया था कि सदैव, अब यहां पर की मैंने लिखा है, नहीं भी आ सकता है, काफी बार साइलेंट भी हो जाता है। तो इसलिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तो उसने कहा, एक तो प्रधान हो गया, एक प्रधान हो गया और इसके ऊपर ये आश्रित हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई उसने क्या कहा, आपने यूं कह दिया इतना सा वाक्य कि उसने कहा, तो आपकी इच्छा रहेगी कि उसने क्या कहा। तो इसलिए यहां पर जो सही विकल्प माना जाएगा वो ए विकल्प माना जाएगा। और इस प्रकार से आपको एक सरल वाक्य का मिश्र वाक्य भी बनाना आना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न ये है कि सदा सच बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। किस प्रकार का वाक्य है? सदा सच बोलना चाहिए, ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प कुछ इस तरीके से आपके सामने है। संदेहार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक और अंतिम द विकल्प की बात करें तो संकेतवाचक। अच्छे से पढ़िए, प्रश्न को समझिए कि सदा सच बोलना चाहिए, ये वाक्य किस प्रकार का है। तो देखिए, यहां पर भी हमेशा सच बोलना चाहिए, ये भी इच्छार्थक वाक्य है, इसमें कोई भी आज्ञा नहीं है। क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा नहीं है, संकेत नहीं है, संदेह नहीं है, तो ये भी इच्छार्थक वाक्य यहां पर माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अपन आगे। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर आ रहा है आपके सामने, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। प्रश्न कौन सा है, किस प्रकार का प्रश्न है? प्रश्न ये है कि राम खाता है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ये लीजिए, सिंपल सा वाक्य है, राम खाता है। वाक्य में किस तत्व की कमी कह सकते हैं, किस प्रकार की अशुद्धि कह सकते हैं? तो चलिए, इसमें विकल्प आपके सामने है। आकांक्षा। दूसरा विकल्प है आपके सामने योग्यता। तीसरा विकल्प आपके सामने है आसक्ति। चौथा विकल्प आपके सामने है पदबंध। ध्यान से वाक्य को पढ़िए। राम खाता है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि वाक्य में कई प्रकार की मानी गई है, अपनों ने देखा था। आसक्ति भी है, योग्यता भी है, आकांक्षा भी है। तो इस प्रकार की अशुद्धियां अपनों ने पढ़ ली है वाक्य में, और मैंने आपको बताया भी था कि इससे संबंधित मैं प्रश्न देने वाली हूँ टेस्ट में, तो आप जल्दी से इसको समझिए। देखिए, जैसे ही आपको कहेगा कि कोई भी कहेगा कि राम खाता है, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि राम क्या खाता है, यानी इच्छा की संतुष्टि नहीं हुई, आकांक्षा बनी रही। तो इसलिए आकांक्षा शांत नहीं होने के कारण यहाँ पर आकांक्षा नामक अशुद्धि मानी जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए, हर एक पॉइंट से संबंधित, चाहे अशुद्धियां हो, चाहे वाक्यों के भेद हो अर्थ के आधार पर, सब के सब अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि अपने को प्रश्नों के आधार पर भी पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए, प्रश्न आपके सामने है, तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। वाक्य का
शुद्ध रूप, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। यानी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे, इस वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो देख लेते हैं अपन। ए विकल्प है तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। ठीक है, तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। दूसरा विकल्प आपके सामने है तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। तीसरा विकल्प आपके सामने है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। और अंतिम द विकल्प आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। ये विकल्प यहां पर अंतिम आपके सामने है। जल्दी से वाक्य को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए, तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। यहां पर भी मैं आपको बता देती हूँ अशुद्धि से संबंधित गलती हुई है, या अपन यूं कहें कि शब्द शुद्धि यहां पर नहीं है, इस वजह से वाक्य को अशुद्ध माना गया है। शब्द शुद्धि नहीं है तो रचयिता लिखा कैसे जाता है? देखिए, रचयिता ये एक शब्द शुद्धि का शब्द भी है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। रचयिता शुद्ध होता है। तो यहां पर अपन देख लेते हैं कि वाक्य बाकी पूरा का पूरा सही है, तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। तो यहां पर अपने को मात्र एक चीज देखनी है, तो रचयिता इस वाक्य में है, तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। तो अ विकल्प यहाँ पर शुद्ध मान लिया जाएगा या सही विकल्प यहाँ पर मान लिया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न कौन सा है? देखिए, प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध गाय का देसी घी लाया हूं। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ये प्रश्न है। शुद्ध गाय का देसी घी लाया हूं, तो किस प्रकार की अशुद्धि यहां पर मानी जाएगी? विकल्प है आपके सामने वही, देखिए, अ विकल्प है आकांक्षा, ब विकल्प है योग्यता, स विकल्प आपके सामने है आसक्ति और द विकल्प आपके सामने है पदक्रम। ये लीजिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। शुद्ध गाय का देसी घी लाया हूं, पहले तो आप है ना ऐसे कीजिए कि जो वाक्य है ना उसको शुद्ध बनाने का प्रयास कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर इस वाक्य की देखें तो वाक्य में शब्द तो सारे हैं,
परंतु शब्दों का क्रम उल्टा पुल्टा है। अब शुद्ध गाय नहीं होती, शुद्ध घी होता है, या फिर अपन देसी को हटा दें, शुद्ध को ही रख लें। तो यहां पर यूं है कि गाय का शुद्ध घी लाया हूं, यानी ये जो शुद्ध है वो कहां पर आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था, और आ कहां गया, यहां पर। यानी पदों का जो क्रम है वो गलत है। तो इसलिए यहां पर अशुद्धि कौन सी मानी जाएगी, पद क्रम संबंधी अशुद्धि पाई जाएगी। तो इस प्रकार की अशुद्धि से संबंधित भी वाक्य पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि पद क्रम संबंधी और योग्यता संबंधी, योग्यता का मतलब होता है कि योग्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, कहीं पर आना कोई शब्द चाहिए, आ कोई और जाता है, तो योग्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, या फिर इस प्रकार की पदक्रम से संबंधित अशुद्धि है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनको आप विशेषतया ध्यान दे लीजिए और विशेष तौर पर इनको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उसने आपको। देखिए अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां आ सकती है, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रश्न में अशुद्धि देखने को मिल सकती है। तो यहां पर जो प्रश्न है, उसने आपको क्या पूछा और वह क्या कहा, ये प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न ये वाक्य है आपके सामने, और इस वाक्य में भी इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। यहां पर आपके सामने विकल्प है, उसने आपसे क्या पूछा और आपने क्या कहा। उसने आपसे क्या पूछा और आपने क्या कहा। अगला विकल्प है, आपसे उसने क्या पूछा और आपने क्या कहा। अगले विकल्प की यदि अपन बात करें तो अगला विकल्प है, उसने आपसे क्या पूछा और उसने कहा। ये लीजिए अंतिम विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं, यानी एक वाक्य अशुद्ध दे दिया जाएगा और उसका शुद्ध रूप आपको बनाना होगा। अब शुद्ध रूप आप किस प्रकार से बनाते हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्यों को पढ़ना चाहिए, फिर आपको अंतर अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। तो यहां पर यदि अपन देखें तो अ विकल्प सही माना जाएगा। उसने आपसे क्या पूछा और आपने क्या कहा। अब उसने आपको क्या पूछा नहीं होता, आपसे आता है। यहाँ पर से विभक्ति या से कारक चिन्ह है वो शुद्ध माना जाएगा,
और वह क्या कहा, और वह क्या कहा नहीं, आपने क्या कहा। तो इसलिए यहाँ पर यह वाक्य शुद्ध माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो इस प्रकार के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वाक्यों का अध्ययन करें। अगला प्रश्न है, बेटी, प्रश्न आपके सामने है, बेटी पराए घर का धन होती है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अब यहां पर अपने को वाक्य में अशुद्धि का चयन करना है। अब यहां पर जो वाक्य है उसमें विकल्प आपके सामने होगा, है सार्थकता, दूसरा विकल्प यहां पर होगा अन्वय, तीसरा विकल्प यहां पर होगा योग्यता, और चौथा विकल्प यहां पर होगा पदक्रम। देखिए यहां पर यदि अपन देखें तो यहां पर जो अशुद्धि मानी जाएगी, देखिए प्रश्न जो वाक्य बोला गया है कि बेटी पराये घर का धन होती है, तो यहां पर अगर अपन ऐसे बोले कि बेटी पराया धन होती है, तो पराये घर का धन होना, यदि अपन देखें कि घर का धन, तो इसके अन्वय के संबंध में या इसके जब अपन अर्थ करते हैं तब उसके संबंध में भ्रांति पैदा हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अन्वय से संबंधित अशुद्धि मानी जाएगी। तो यहाँ पर अशुद्धि जो है वो अन्वय के संबंध में है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। अगला प्रश्न कौन सा है आपके सामने, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है, व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रश्नों का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आप प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए कि व्याकरण की दृष्टि से इनमें से वाक्य शुद्ध पूछा गया है कि कौन सा शुद्ध है। तो देखिए यहां पर पहला विकल्प है, यह शुक्रवार के दिन लौटेगा। पहला विकल्प, पहला वाक्य। दूसरा विकल्प, हमें संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए। हमें संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए। तीसरा, यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है।
तीसरा विकल्प, चौथे विकल्प की बात करें तो वह सदैव विलंब से आता है। ध्यान से पढ़िए वाक्य को, और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़कर उत्तर का चयन कर लीजिए। 2 बार पढ़ लीजिए प्रश्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रश्न का उत्तर सही आना चाहिए। देखिए, अगर अपन शुद्ध वाक्य की बात करें तो आपका विकल्प सही होगा। क्यों सही होगा? यह शुक्रवार के दिन लौटेगा। अब शुक्रवार और उसके बाद दिन, एक ही शब्द को 2 रूपों में प्रकट किया गया है। यहाँ पर एक शब्द से काम चल सकता था, यानी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब जब एक से अधिक अनावश्यक शब्दों का प्रयोग अपन करते हैं तो वहां पर भी वाक्य अशुद्ध माना जाता है। सीधा यूं कहा जा सकता था, यह शुक्रवार को लौटेगा, वाक्य शुद्ध होता, परंतु शुक्रवार के दिन लौटेगा यानी एक शब्द अलग से आ गया। दूसरे में, हमें संकट के अंदर, ये भी अनावश्यक शब्द है, हमें संकट में घबराना नहीं चाहिए, यूं आ सकता है। या फिर यहाँ पे तो शब्द ही गलत है, संकट के समय, हमें संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध होता, परंतु यहाँ पर वाक्य अशुद्ध आया है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध माना जाएगा। और उसके बाद यदि चौथे में अशुद्धि की बात करें तो वह सदैव विलंब से आता है, ये सही नहीं है। शुद्ध क्या होगा? वह सदैव देरी से आता है। तो यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो अशुद्ध है। यहाँ पर अगर यूं प्रयोग में किया जाता कि वह सदैव देरी से आता है तो वाक्य शुद्ध होता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले वाक्य की, अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कौन सा हो सकता है? बहुत ही सुंदर सुंदर वाक्यों का चयन किया गया है आज की क्लास के लिए। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये प्रश्न एग्जाम में आए नहीं आए, परंतु मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि प्रश्नों के प्रकार सारे के सारे ले लिए गए हैं। अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से किसी एक टाइप का प्रश्न आएगा। यहाँ पर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है भारत के या भारत का महान खिलाड़ी कपिल देव महान खिलाड़ी कपिल देव जो है वो क्या खेलता है भाई? क्रिकेट खेलता है। भारत का महान खिलाड़ी कपिल देव, या भारत के लिखते हैं, भारत के महान खिलाड़ी कपिल देव क्रिकेट खेलते हैं। इसमें क्या बताना है? वाक्य में विधेय का विस्तार बताइए कि इस वाक्य में विधेय का विस्तार कौन सा है। अब याद कीजिए उस प्रश्न को, उन बातों को जहां पर उद्देश्य और विधेय अपनों ने पढ़े थे। इसमें यदि अपन विकल्पों की बात करें तो भारत के महान खिलाड़ी, या दो नंबर विकल्प में अपन यूं कह सकते हैं कपिल देव। आपको इनमें से विधेय का विस्तार चयन करना है कि विधेय का विस्तार कौन सा है। तो
इसमें यदि अगर अपन अगला देखें तो यहां से अपन शुरू कर सकते हैं। महान खिलाड़ी कपिल देव, और अंतिम विकल्प आपके सामने है क्रिकेट खेलता है। ध्यान से वाक्य को पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। भारत के महान खिलाड़ी कपिल देव क्रिकेट खेलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जब अपनों ने क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई कर्ता तो उद्देश्य होता है और विधेय क्या होता है, क्रिया होता है। तो क्रिया यहाँ पर क्या है, क्रिकेट खेलने की क्रिया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प माना जाएगा वो द विकल्प माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है? तो वाक्य आपके सामने है। आकाश बहुत विशाल है। दूसरा विकल्प विख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। इस प्रकार से भी प्रश्न बहुत आते हैं इसमें। दादाजी आप क्या कर रहे हैं? और अंतिम विकल्प की अगर अपन बात करें तो अंतिम विकल्प है प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। ध्यान से वाक्य को पढ़िए। वाक्य में पूछा क्या गया है, वाक्य में अनुपयुक्त शब्द से संबंधित अशुद्धि पूछी गई है। ऐसा कौन सा शब्द है जो ठीक नहीं है, गलत शब्द यहाँ पर रख दिया गया है। तो अनुपयुक्त शब्द से संबंधित अशुद्धि आई है। देखिए यहां पर आकाश बहुत विशाल है। आकाश के लिए विशालता ही शब्द काम में लिया जाता है, तो कोई भी शब्द अनुपयुक्त नहीं माना जा सकता। उसके बाद यदि अपन बात करें विख्यात आतंकवादी, देखिए विख्यात जो शब्द है वो सकारात्मक शब्द है। सकारात्मक शब्द है। सकारात्मक स्थितियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे कार्य करते हुए जो प्रसिद्ध हो जाते हैं उनको विख्यात कहा जाता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आतंकवादी की। तो आतंकवादी के लिए कुख्यात शब्द काम में लिया जाता है, न कि विख्यात। तो यहाँ पर अपना जो विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा, ब विकल्प हो जाएगा। दादाजी आप क्या कर रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो अनुपयुक्त है। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, तो इसमें भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो अनुपयुक्त लगता हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे।
अगले प्रश्न की यदि अपन बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, सीता, गीता और नीता खाना बनाती है। ये प्रश्न है आपके सामने, सीता, गीता और नीता खाना बनाती है। तो यहां पर क्या पूछा गया है, वाक्य का प्रकार बताइए, प्रकार बताइए। यानी ये वाक्य किस प्रकार का है, किस प्रकार का मतलब क्या हुआ, किस प्रकार का, यानी सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य। हाँ, अपन यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। सरल वाक्य, दूसरा विकल्प संयुक्त वाक्य, तीसरा विकल्प मिश्र वाक्य। इनमें से कोई नहीं। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, अच्छे से समझिए और उसके बाद जवाब दीजिए। कौन सा प्रकार है इसमें वाक्य का, किस प्रकार का वाक्य माना जा सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि कहीं पर एक उद्देश्य आता हो वाक्य में, एक उद्देश्य एक विधेय, यदि एक उद्देश्य और एक विधेय वाक्य में आते हो तो वहां सदैव सरल वाक्य माना जाता है। और यदि दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहां पर कौन सा वाक्य माना जाता है, संयुक्त वाक्य माना जाता है। जब दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दो उद्देश्य आ जाएंगे, दो विधेय आ जाएंगे। और यहां पर भी दो वाक्य होंगे जिसमें से एक आश्रित होगा और एक प्रधान होगा। यहां पर देखिए, सीता, गीता, नीता तीनों करता है, क्या कर रही है, खाना बनाती है। तो तीनों ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। एक उद्देश्य का मतलब एक साथ एक ही काम कर रही है। अगर अलग अलग काम कर रही होती तब दो उद्देश्य होते। आगे अपन देखें कि वो तीनों कर क्या रही है, खाना बना रही है। एक ही विधेय आया है, क्रिया भी एक ही आई है, तो एक ही उद्देश्य एक ही विधेय आने के कारण यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैसा वाक्य माना जाएगा, सरल वाक्य माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विकल्प आपके सामने कौन कौन से हैं? क्या बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिया। पहला विकल्प ये, क्या बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिया। दूसरा प्रश्न, श्रमिक को पूरा पारिश्रमिक मिले। दूसरा जो वाक्य होगा वो श्रमिक को पूरा पारिश्रमिक मिले। तीसरा वाक्य, ठोकर लगने से बचने के लिए
देखकर चलो। ठोकर लगने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सदैव देखकर चलना चाहिए। अंतिम विकल्प, देश के लिए समर्पित वीर समर्पित वीर प्राणों की चिंता नहीं करते। ये लीजिए, पहले तो प्रश्न 2 बार पढ़िएगा, कहीं हाँ को नहीं में ले जाओ और नहीं को हाँ में ले जाओ। तो 2 बार प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न को समझते हुए फिर विकल्प का चयन कीजिएगा। क्या पूछा गया है यहाँ पर? अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो अशुद्ध वाक्य, इसका मतलब इसमें 3 सही वाक्य है, मात्र 1 वाक्य ऐसा है जो गलत है। तो उस गलत वाक्य को यहाँ पर छांटना है आपको। तो देखिए, क्या बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिया? यही आपका सही विकल्प होगा, क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा अपने आप में बहुवचन शब्द होता है। तो आपसे यूं पूछा जाएगा कि क्या बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिया, तो यहाँ पर वाक्य गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। तो ये बहुवचन होता है, तो इसके लिए आएगा, क्रिया का रूप आएगा कर दिए, न कि कर दिया। उसके बाद श्रमिक को पूरा पारिश्रमिक मिले, ये बिल्कुल सही है। ठोकर लगने से बचने के लिए देखकर चलो। देश के लिए समर्पित वीर प्राणों की चिंता नहीं करते। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न कौन सा? प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से साधारण वाक्य है, यानी अपने को किसका चयन करना है? साधारण वाक्य का, सामान्य वाक्य का चयन करना है। इसमें विकल्प कौन सा है? ए विकल्प है, तुमने कहा मैं चली आई। प्रश्न और वाक्य दोनों ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, यदि यहाँ पर तो आ जाए, की आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो भी आ सकता है। तुमने कहा तो मैं चली आई। उसके बाद बे विकल्प, उठो और पढ़ाई करो। तीसरा विकल्प शय विकल्प, हम कल झालावाड़ जा रहे हैं। हम कल झालावाड़ जा रहे हैं। अंतिम यानी चौथा विकल्प, जब शाम होगी तब उसे याद आएगा। ये लीजिए, ये आपके 4 विकल्प है। इनमें से आपको साधारण वाक्य का चयन करना है। देखिए, तुमने कहा तो मैं चली आई, ये तो वही वाक्य हो गया की वाला, जैसे अपनों ने की वाला देखा था। तुमने कहा अलग हो गया, मैं चली आई अलग हो गया, और दोनों के दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के पूरक है, इसलिए अपन इनको क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य में चला जाएगा। उठो, पहले तो उठो और फिर पढ़ाई करो, यानी 2 क्रिया प्रयोग होगी, 2 विधेय आ गए, तो साधारण वाक्य तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कल झालावाड़ जा रहे हैं। तो हम कल कहाँ जा रहे हैं? झालावाड़ जा रहे हैं। एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, और यह हमारा सही विकल्प होगा। और जब शाम होगी तब उसे याद आएगा। अब शाम होगी और याद आएगा, 2 अलग अलग प्रकार के स्वतंत्र वाक्य हैं और दोनों को योजक शब्द द्वारा जोड़ा गया है, तो इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य माना जाएगा। तो हमारा जो सही विकल्प है, हमारा जो साधारण वाक्य है, वो तीसरा विकल्प होगा।
तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ और या अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है पदक्रम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहले प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। विकल्प एक है महाराजा के साथ 3 दासियां थी और राजमाता थी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, राजमाता थी। दूसरे विकल्प की यदि बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सदस्य थे। चलते हैं तीसरे विकल्प की ओर। तो तीसरे विकल्प में क्या होगा? कई विद्यालय के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। यहां पर जो विकल्प है ये ध्यान से पढ़ेंगे। अंतिम विकल्प है वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता था। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहली बात तो पदक्रम से वाक्य शुद्ध पूछा गया, इसका मतलब 3 तो अशुद्ध है, 1 ही शुद्ध है। यहां पर अपन बात करते हैं महाराजा के साथ 3 दासियां और 1 राजमाता थी। मुझे आप ये बताइए कि राजमाता बड़ी या दासियां? राजमाता बड़ी, तो पहले कौन आएगी? राजमाता, बाद में आएगी दासियां। पदक्रम सही नहीं है, वाक्य गलत है, और वाक्य गलत है तो हमारा ये विकल्प नहीं हो सकता, हमें सही वाक्य ढूंढना है। प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री 4 सदस्य, हाँ ये सही है और यही हमारा विकल्प हो जाएगा, क्योंकि मंत्री बड़े होते हैं, सदस्य बाद में आते हैं। उसके बाद कई विद्यालय के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, जी नहीं, विद्यालय के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। ये क्रम यदि होता तो वाक्य शुद्ध माना जाता, तो यह वाक्य भी अशुद्ध है और हमारा विकल्प भी नहीं है। वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता था, जी नहीं, वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता था। यदि इस प्रकार के क्रम में आता तो यह वाक्य शुद्ध माना जा सकता था। तो यह वाक्य भी अशुद्ध है और अशुद्ध होने के कारण हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प माना जाएगा वो वह विकल्प सही माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में अपनों ने जो भी वाक्य देखे, जितने भी प्रकार के प्रश्न देखे, वो एक प्रकार से आप ऐसे कर लीजिए कि पेपर का पैटर्न है, कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वो सारे के सारे प्रकार आपको दे दिए गए हैं। कोशिश कर लीजिएगा कि लिख लीजिएगा, ताकि आपको जितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उनका पता चल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।